हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तेरस मार्क 1 की जो डिलीवरी टाइमलाइन है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, जो कि अभी मार्च 2026 बताई जा रही है, पर ये मिड 2026 जा सकती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मिसाइल फायरिंग है ये अभी भी करी जा रही है और इसके सक्सीड करने के बाद फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, जो कि करीबन 6 महीना ले सकता है। वो भी तब अगर सब कुछ सही होता है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई तो समय यहाँ पर और ज़्यादा खिंच सकता है। तो मार्च एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन होगी, जैसा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मेंशन किया गया है। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एचएएल चीफ द्वारा कई बार ये कहा गया था कि मोस्ट लाइकली अक्टूबर तक वो एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकते हैं। और अब इंजन भी यहाँ पर इशू नहीं है, आपके पास 4 इंजन आ गए हैं। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि एचएएल का इस कमिटमेंट देने के पीछे क्या बेसिस था, और ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर लोग डिफेंड ज़रूर करने आ जाते हैं कि एयरफोर्स डिमांड कर रही है, एयरफोर्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, उनको अस्त्र मिसाइल के साथ ही एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन ये कमिटमेंट एचएएल द्वारा किया गया था। एचएएल ने कहा था कि वो अस्त्र मिसाइल के साथ एयरक्राफ्ट देंगे, और इवन वो 2024 मार्च में ही डिलीवर करने की बात कर रहे थे। तो 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन आपका एयरक्राफ्ट अभी डिलीवर होने की सिचुएशन में नहीं है। इवन आपको 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इनिशियल बैच का एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं था टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर कहा जाएगा कि इजराइल ने टाइम लगा दिया, फिर कहा जाएगा कि एडा की गलती थी। तो कुछ भी करके आप एचएएल को डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन इस केस में वो होता नहीं है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स कम्प्लीटली ओके है बिना मीटियोर के रफाल फ्लाई करने से, जो चीज़ एक्चुअली बेस्ड है अजम्पशन पे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमारे पास मीटियोर है भी या नहीं है। और अब सिप्री की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अराउंड 200 के अप्रॉक्स मीटियोर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हुई है। हाँ, आप ये क्वेश्चन ज़रूर उठा सकते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये मिसाइल इस्तेमाल क्यों नहीं करी, पर बिना कंक्रीट प्रूफ के ये जो कहा जा रहा था कि मीटियोर के बिना ही हमने रफाल रिसीव कर लिया है, ये चीज़ गलत है। और इसको बेसिस बनाकर कहा जा रहा था कि एयरफोर्स रफाल तो बिना मीटियोर के रिसीव कर सकती है, पर अस्त्र के बिना वो तेजस रिसीव नहीं कर सकते। जबकि रियलिटी ये है कि मीटियोर रफाल की दूसरी बीवीआर मिसाइल है और वो है सर्विस में, वहीं पर अस्त्र तेजस की प्राइमरी बीवीआर मिसाइल है। तो आपका एयरक्राफ्ट बीवीआर कॉम्बैट कर ही नहीं पाएगा अगर जो मिसाइल इंटेंडेड है वो उसमें इंटीग्रेट नहीं होंगी। तो कम से कम आप बेसिक वेपन पैकेज तो डिलीवर करेंगे, और एयरफोर्स यही सीक आउट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी खुद की एजेंसी से कुछ बेटर सीक कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट करने के बावजूद उस पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो उनको डिफेंड करने की क्या रिक्वायरमेंट है? और फिर ये तर्क देना कि दूसरे भी करते हैं तो इनको भी करने दो, ये कहीं से सही नहीं है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप कमिट कर रहे हैं तो वो चीज़ कमिटमेंट पर खरी उतरनी चाहिए। तो एयरफोर्स चीफ की जो फ्रस्ट्रेशन है ये राइट रीजंस की वजह से है, क्योंकि उनकी भी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तेजस मार्क 1 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे गुड टू हैव कैपेबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। ये मस्ट हैव कैपेबिलिटी है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि स्क्वाड्रन संख्या बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। तो इसलिए एयरफोर्स यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रही है कि एचएएल की डिले की वजह से और उनके झूठे प्रोमिसेस की वजह से एयरफोर्स सफ़र कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपना पार्ट यहाँ पर प्ले किया है। वो 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर कर चुके हैं, उसके बाद 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट के भी ऑर्डर कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर उनको इनिशियल बैच का एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। और अगर कहा जा रहा है कि आप बिना मिसाइल के एयरक्राफ्ट ले लीजिए, तो ऐसा एयरफोर्स नहीं लेगी, क्योंकि उन्हें कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, ट्रेनिंग स्क्वाड्रन्स नहीं चाहिए। इनिशियल आईओसी बैच के तेजस वो 2016 में इंडक्ट कर चुके हैं, जहाँ पर बेसिक कैपेबिलिटी थी और उसके साथ उन्होंने जितनी ट्रेनिंग करानी थी करा ली। सेम चीज़ वो मार्क 1 के साथ तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये कहना भी कि मार्क 1 भी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाए गलत होगा, क्योंकि ये पहला तेजस नहीं है। 2016 में आईओसी कैपेबिलिटी के साथ तेजस एक्सेप्ट कर चुकी है एयरफोर्स। उसके बाद भी अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं आया कि आप अपने कमिटमेंट को मीट कर पाएँ, तो कोई मतलब नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कमिटमेंट में जो यहाँ पर डिले है ये थोड़ी मोड़ी नहीं है, 2 साल से ज़्यादा की होगी। खाली एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है, और वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर प्रॉपरली हो रही है, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, भले ही इंजन अवेलेबल ना हो। यहाँ पर हम एचएएल की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट अगर डिलीवर नहीं हो रहे हैं तो कोई मतलब यहाँ पर रह नहीं जाता है,
क्योंकि शुरुआत से इंजन डिले को ही इशू बताया जा रहा था, पर अब आप उसको सामने नहीं रख सकते। तो ये फर्दर डिले फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हम खाली पॉजिटिवली यहाँ पर होप कर सकते हैं कि मार्च तक ये प्लेटफॉर्म डिलीवर हो जाए, ताकि एयरफोर्स को कुछ राहत मिले, क्योंकि एयरफोर्स जो है ये इंडिजिनस वेपन सिस्टम पर बेट कर रही है, वो भी कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस कमिटमेंट को रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि वो एज अ कस्टमर ऑर्डर ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कई कैपेबिलिटी में भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑर्डर दिए हैं। फिर उस पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब यहाँ पर डिले को डिफेंड किया जाता है और एयरफोर्स को ही उल्टा ब्लेम किया जाता है कि वो रुक नहीं पा रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।